अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। सो नाज़रीन, दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत को पूरा कर चुका है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की स्टेटमेंट अभी सामने आई है रिसेंटली, और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को इतला कर दी है, और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब और UAE की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। तो इस तरह नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदे की तमाम शराइतें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, और इसाक डार साहब ने उम्मीद का इजहार किया है कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर करवाएगा। तो ये तो बहरहाल मीठी ईद के बाद जरा एक अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर की है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सियासत की लर्ज़ाखेज दास्तान, ऑडियो लीक्स, सिलेक्शन और साजिश। इलेक्शन का दौर, मुज़ाकरात का जोर और नाअहली का शोर। ग्रीन शर्ट्स को एक और शिकस्त, न्यूजीलैंड सीरीज बराबर करने में कामयाब। रोगनी और मीठी चीजों से परहेज कैसे किया जाए। कहकहे लगाती हंसती हुई लूमड़ी की वीडियो वायरल आज होगी प्रोग्राम के शो का हिस्सा। बहरहाल नाजरीन, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगाज करेंगे प्रोग्राम का सियासी खबरों के साथ। जो मौसम है, अगर उसके पारे की बात की जाए तो मौसम तो दर्जा हरारत कुछ ठंडा है। ईद भी अच्छी गुजरी, रमज़ान भी अच्छे गुजरे, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूँ कहा जाए कि पाकिस्तानी सियासत के अजीब रंग और अजीब ढंग है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ईद पर भी सियासत जोरों शोर से जारी रही। एक तरफ तो इमरान खान ने रोजाना की बुनियाद पर नया बयान दागा और फिर नए इंकशाफात किए, दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स भी मतवातिर आती रही, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। हफ्ता काफी अहम रहा, इसलिए अहम गर्दाना भी जा रहा है। मगर आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल नाजरीन वो ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हैरत की बात है, पूरा रमजान भी हम यही सवाल करते रहे, ईद से पहले भी यही बात होती रही, और अब ईद भी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं है। जवाब अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल पा रहा। इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, और अगर होंगे तो फिर कब होंगे। फिलहाल सूरत हाल ये है कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की डेडलाइन के बाद मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वजीर आजम शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों ने एक अहम मशवरा दिया है, जिसके बाद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर गौर शुरू किया है। लेकिन जब वफाकी वजीर से गुफ्तगू हुई, बात हुई मरियम औरंगजेब साहिबा, तो उन्होंने इस खबर की तरदीद की है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा, एक और अहम मामला, दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का यह कहना है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मामला अदालत पहुंचने से पहले सियासी महाज आराई का सबब बना हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद अब अदालती महाज आराई का आगाज हो चुका है, और अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो सकता है। मुल्क की सियासी कशीदगी की शिद्दत को कम करने के लिए चीफ जस्टिस तमाम स्टेक होल्डर से दरखास्त भी कर चुके हैं, और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक तमाम सियासी जमातों को एक रोज इंतखाबात करवाने पर मुत्तफिक होने का वक्त भी दिया था। अच्छा, एक और अहम मामला है, दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब, वो भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश वो कर रहे हैं कि ईद के बाद, अब चूंकि ईद गुजर चुकी है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो सके, उसका वो इरादा रखते हैं, और ईद से पहले भी उनकी ये काफ़ी कोशिश रही कि किसी तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए, और मुज़ाकरात से ही जो एक इस वक्त बहरान की सूरत हाल है उससे निपटा जाया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इंतखाबात करवाने की तलवार की मौजूदगी में तमाम जमातों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने से मुल्क में सियासी कशीदगी कम होने का एक इम्कान तो है, लेकिन ताहाल कुछ मामलात हैं जो अभी भी तय होना बाकी हैं।
अच्छा, इमरान खान साहब इस हवाले से वाज़ेह कर चुके हैं इससे पहले कि मुज़ाकरात की अगर बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के हवाले से ही होगी, वरना वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलने का भी ऐलान कर रखा है, जिसमें ना सिर्फ इंतखाबात करवाने के लिए दबाव डाला जाएगा बल्कि तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी करेगी। तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ है, स्टेटमेंट अभी रिसेंटली सामने आया है कि एक रोज़ मुल्क भर में इंतखाबात करवाने के लिए कौमी असेंबली भी फौरी तौर पर तहलील की जाए, जबकि चारों सूबों और विफाक में नई निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। मगर मुज़ाकरात में दूसरी बड़ी रुकावट जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, जो इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और इस हवाले से मौलाना का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। अच्छा, वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल रही है। मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों में भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत की जा रही है और इसका इजहार मरियम नवाज अपनी ट्वीट के जरिए भी कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं होती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी अभी हमने देखा कि पहले खामोश थी, मंजर आम से गायब थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसमें MQM, नून लीग, JUI के वफ्द के साथ अलहदा मुलाकात हो रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का एक रिसेंट इंटरव्यू आया, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का वो एक जो इशारा दे चुके हैं। फिर इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी कर रही है। अच्छा, 27 तारीख को होने वाली अदालती समाअत को भी काफ़ी अहम नाजरीन इस वक्त गर्दाना जा रहा है, क्योंकि ये चहमगोइयाँ चल रही हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ नाअहल भी हो सकते हैं। ये चहमगोइयाँ काफ़ी तवील अरसे से चल रही हैं और आसिफ अली जरदारी की जो ख्वाहिश है वो सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज एहसन ज़े। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और एनालिसिस लेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वक्तन फ़वक्तन आपसे भी मुलाकात रहती है, आपकी भी जो एनालिसिस है हम देखते रहते हैं। तो 27 तारीख को क्या आप कहेंगे, क्या होने जा रहा है? और ये जो खबरें हैं, जो एक क्यास है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ नाअहली की जानिब जा रहे हैं, आपको लगता है ऐसा होने वाला है? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन जो है जिसमें डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई एग्जिट, सेफ एग्जिट लेना चाहती है, कोई बेल आउट चाहती है। वो इस तरह के अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपने देखा कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पार्लियामेंट में गए और उन्होंने बड़ा एक क्लियर कट मैसेज कन्वे किया, तो बड़ा सिंबॉलिक था। और उसके बाद मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत सेटल हो चुकी थी कि चीज़ें किधर जा रही हैं। डेमोक्रेसी की जो है उसके हवाले से बात उन्होंने की कि हम उसकी जो है जमहूरियत की पूरी सपोर्ट करेंगे, पार्लिमानी सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, और बड़ा क्लियर कट मैसेज थे तमाम हलकों के लिए। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसके पास? एक तो ये है कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं, स्ट्रांगली किस्म की कार्रवाई करते हैं, और दूसरा ये है कि अगर कार्रवाई नहीं करते तो फिर वो जो एक प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त, आपको पता है जमात इस्लामी के अमीर भी और बहुत सारे लोग बैठ के कि जी कोई एक दरमियानी राह निकाल ली जाए, पॉलिटिकल जमातें खुद से कोई तय कर लें चीज़ें। तो इसका मतलब है कि वो जो 90 डेज वाली एक तलवार लटकी हुई थी, उससे तो सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि अगर आगे भी चीजें जाएगी। जो सिराजुल हक आपने जिक्र किया, PTI तो देखे ना गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं। कंडीशन है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इंतखाबात के हवाले से होगी, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो फिर डेडलॉक बरकरार ही रहेगा। देखिए, इंतखाबात के हवाले से कौन से इंतखाबात, मसलन उसके अंदर जो ऑप्शन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर एक दिन में भी अगर कोई बात तय होती है कि एक दिन में इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के हवाले से ही बात होगी। लेकिन अगर ये तय हो जाता है कि जी एक ही दिन में किसी एक डेट के ऊपर इलेक्शन हो जाए तो फिर डेफिनेटली वो मुज़ाकरात उसी पे हो रहे हैं। एहसन साहब, इम्तियाज़ गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी गुफ्तगू से शामिल गुफ्तगू करते। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए। एहसन ज़ियाद साहब भी इन कॉन्वर्सेशन है हमारे साथ। मौजूदा जो सियासी बहरान इस वक्त हम देख रहे हैं, भौचाल देख रहे हैं, इसका हल आपको मुज़ाकरात के अलावा क्या दिखाई देता है? जी इम्तियाज साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आप तक? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए, 2 दिन में पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। उसके बाद आने वाले दिनों का तयन होगा। मुकाबला जारी है।
मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हमने किसी हाल में इंतखाबात नहीं करवाने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इसरार है कि आइन की पाबंदी करनी चाहिए। तो अभी मुश्किल है इस वक्त कहना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर तो इस मुल्क में आइन और कानून का एहतराम बरकरार रखना है, आइन की पासदारी करनी है, तो उसके लिए फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट का साथ देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आइन में ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर, लिहाजा वो इंतखाबात अगर नहीं होते तो फिर उसका काफ़ी दिन से ये भी एक तजवीज़ आ रही है या ख्याल किया जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने भी दौरान हेयरिंग ये कहा था कि आप लोग आपस में तय कर लें, यानी तमाम बड़ी सियासी जमातें आपस में तय कर लें और फिर कि जून जुलाई में इंतखाबात हो सकते हैं तमाम असम्बलियों के। इस वक्त तो मसला था सिर्फ पंजाब का, जो कि 24 मई को तारीख तय की गई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खुद अदलिया भी अब उस तारीख को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, एक दबाव के लिए कि ठीक है अगर हुकूमत पंजाब के लिए नहीं मानती तो फिर तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में करा दिए जाएं। ठीक, अच्छा सर, ये जो बचाव गोया हम देख रहे हैं, आपने भी सुनी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से, आपके एनालिसिस इस पे क्या है? एहसन ज़िया साहब तो इससे पहले कह चुके हैं कि वो ऐसा कोई मामला होते हुए नहीं देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? गालिबन इस वक्त बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब की नाअहली का इम्कान निस्बतन कम है। अच्छा। क्योंकि जो मुतल्लिका अफसरान थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन था, चाहे सेक्रेटरी ख़जाना है या सेक्रेटरी दिफा है, फ़िलहाल तो उनकी पेशियाँ हुई थी और उन्होंने अपने अपनी मारूज़ात पेश कर दी थी। तो पहले कदम के तौर पे ऐन मुमकिन है कि इन लोगों की नाअहली हो जाए तौहीन अदालत के जुर्म में, लेकिन उससे पहले अब देखिए हो सकता है आजकल में कुछ और रास्ता निकल आए। अगर ये तमाम जमातें आपस में मिलकर कोई तय कर लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे कन्विंस कर लेती हैं कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए, तो हो सकता है उनको वक्त मिल जाए फिर। ठीक, इम्तियाज साहब, ये मेरा आपसे भी सवाल होगा, लेकिन पहले मैं जवाब लेना चाहूंगी एहसन ज़िया साहब से, ही इज इन स्टूडियो। सर, ये जो हम ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला मुसलसल देख रहे हैं, मुतवातिर सिलसिला है, ना रुकने वाला, ईद पर भी नहीं रुक सका, हमने देखा, ये कौन ऑडियो लीक्स कर रहा है और क्या मकसद है? फिर क्या आप देखते हैं कि वो मकासद भी पूरे होते हैं इन ऑडियो लीक्स के बाद, या सिर्फ एक गैर यकीनी की सूरत हाल को क्रिएट करना मकसद होता है? देखें, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं तसलसल के साथ, अगर आप इन्हें देखें, जो माजी में जितनी भी आई हैं, रिसेंट में बात करूंगा, वो ज़्यादातर PTI के लोगों की आ रही है। अच्छा। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो भी इदारे या कुव्वतें शामिल हैं वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह की ऑडियोज़ आम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, अनलेस के कोई बहुत किसी ने कोई सिस्टम लगाया हो। तो ये ज़्यादातर डेफिनेटली आपके जो इदारे हैं वही कर सकते हैं। और अगर इमरान खान साहब का अगर आप बयान जब, लेकिन अभी फायदा इसका आप किसको होता हुआ देख रहे हैं? डेफिनेटली इससे जो मेलाइन हो रही है, PTI हो रही है, उसकी लीडरशिप हो रही है, अदलिया हो रही है ना, उनसे तो जो नुकसान जो पहुँच रहे हैं उन्हीं को पहुँच रहे हैं। और उन्हीं के ज्यादा लीक्स जो है हमें पिछले दिनों एजाज चौधरी साहब का आया, फिर इनके आए, ब्लैकमेल करने की कोशिश और आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी ऑडियो लीक्स और आएंगे, आपको एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था। अच्छा, असल इस वक्त है कि अगर इमरान खान साहब जब वो बरसर इक़्तिदार थे, प्राइम मिनिस्टर से, तो उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कहते थे कि इदारे जो हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं हमारे, और उनको ये करना चाहिए, उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन जब उनके अपने शुरू हुए तो अब उसमें वो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार के अंदर जब आप लोग होते हैं तो आपका बयानिया और होता है, और जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो बयानिया और होता है। तो अभी तक तो ऑडियो लीक्स या वीडियो लीक्स हैं, उसके ज्यादातर जो नुकसानात हैं वो तो PTI के लोगों को हो रहे हैं। इम्तियाज साहब, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, क्या हमें कहीं पे ये मिसाल इस वक्त दुनिया में मिल रही है कि किसी मुल्क के वजीर आजम की या कोई साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उनकी ऑडियो लीक्स इस तरीके से लीक हो रही हों जैसे हमारे यहाँ हो रही हैं? और ये क्या इतनी आम बात है? ये कल्चर, इसको कौन तब्दील करेगा? जैसा कि एहसन ज़िया साहब ने बोला कि इसका नुकसान फिलहाल तो इनिशियली PTI को ही लग रहा है। देखिए, ये सेहरा सिर्फ पाकिस्तान के सर है और उस जहनियत के, उस माइंडसेट के सर है जो कि हमारे ऊपर इस वक्त हुक्मरान है। और वैसे बसद एहतराम मेरा नहीं ख्याल कि इससे PTI को कोई नुकसान होता है, इसलिए कि इंतहाई गंदे जहनियत की अक्कासी करता है ये तमाम तर अमल। यानी किसी की सास आ गई, किसी की बीवी आ गई, या हर घर में
लोग सियासी गुफ्तगू करते हैं, हर घर में कोक ड्राइवर मुलाजमीन होते हैं, वो भी आपस में बातचीत करते हैं, उनकी भी सियासी राय होती है। क्या जज या जर्नैल या सियासतदान उनकी बेगमात की आरा नहीं हो सकती? उनकी जो बड़ी उनकी माएँ हैं, उनकी सासें हैं। ये तो बड़ा गलीज़ काम जिसने भी किया है, बहुत गलीज़ काम किया है। और दुनिया भर में इस तरह इतना मेरा ख्याल है घटिया किस्म के लोग फिर बरसर इक़्तिदार नहीं होते हैं, जो माइंडसेट है कि आप लोगों के घरों में घुस के उनकी बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनकी बातचीत इस तरह पब्लिक करें। तो ये पॉजिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आपके हुक्मरान भी मुस्बत ज़हनियत के हों, साफ ज़हनियत के हों, लेकिन जिनका अपना अगर किरदार मशकूक हो वो फिर इसी किस्म के गंदे काम करते हैं। ट्रू। अच्छा सर, अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे, ब्लूमबर्ग का जो दावा है सामने आया है कि इमरान खान की कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो ख्वाहिश थी उसने पाकिस्तान को एक आइनी बहरान में धकेल दिया है। कितनी इसमें सच्चाई है? आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? ब्लूमबर्ग क्या है जी? ब्लूमबर्ग जो रिपोर्टें जाती हैं वो हम ही से हमारे जैसे लोग हैं, कई अक्सर पाकिस्तानी हैं और इधर ही पाकिस्तानी में रहते हैं, तो उनकी भी राय उसी तरह काफ़ी हद तक अपने उनके मज़ामीन में भी झलक जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ आपको रोज़ाना टीवी पे सुनने को मिल रहा है, तो कोई ब्लूमबर्ग कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं है या रॉयटर्स या कोई भी दूसरा इदारा। असल हकीकत यह है कि तो पर्सपेक्टिव की बात है कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं। आपने एनके किसी एक जमात के आलाकार के तौर की पहनी हुई हैं, यानी या किसी के आप हम ख्याल है किसी एक सियासी जमात के जिसकी बुनियाद पर आप वो तबसरा या अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, या किसी दूसरी जमात का। तो इसमें कोई, आप सबको पता है, एक साल पहले से 9 अप्रैल से बल्कि 8 मार्च से जब अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई थी, ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें इमरान खान तो अकेले नहीं, वो साहब जो रिटायर हो गए हैं, जनरल बाजवा, बहुत बड़ा किरदार उनका था। अभी उनकी भी बातें बहुत सारी सामने आ गई हैं। तो इस तरह ये जो हम यहाँ पे वो ढोल पीटना शुरू कर देते हैं जो किसी का हक में जाता है, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसे गुरेज करना चाहिए। इसमें ये नहीं, फरिश्ते नहीं हैं ये जो लोग यहाँ से रिपोर्टें भेज रहे हैं, इनकी भी अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं। फिर मॉनेटरी यानी माली मफादात या सियासी मफादात भी होते हैं जिसके तहत कई रिपोर्टें लिखी जाती हैं। मैं नहीं कहता कि ब्लूमबर्ग वाले गलत लिख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है, चूँकि मैं तो इस पेशे से मुंसलिक रहा हूँ, हमारी उम्र गुजर गई इसमें, कि किस तरह ये रिपोर्टें सामने आती, किस तरह टेलर की जाती हैं आरा, लोगों से बातचीत करके किस तरह ट्विस्ट उसमें डाला जाता है। तो ये कोई इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये देखना चाहिए मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इसी पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी एहसन ज़िया साहब का भी। वो इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बड़े करीब से उन्होंने सारे मामला देखे हैं। आपकी भी क्या यही राय है? अच्छा, इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगी कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सामने आती हैं। ईद पर भी हमने देखा कि उन्होंने कौम से खिताब किया, फिर साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से उनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई कि उनके कहने पर उन्हें असम्बलियाँ डिसॉल्व की। तो ये जो मुतज़ाद बयान आते हैं, ये इस पर भी आपका क्या कमेंट है? देखिए, दो सवाल जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली क्राइसिस तो जन्म लिया है, ये कहना कि जी क्राइसिस जन्म लिया, मैं उस रिपोर्ट से इत्तफाक करता हूँ कि आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुडिशियल क्राइसिस जन्म ले लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपकी पार्लियामेंट खड़ी हो जाए आपकी जुडिशरी के सामने, और फिर जुडिशरी के अंदर जो रिफ्ट पैदा हुई, जो फिशर सामने आपके सामने आई, वो आपके सामने है। इस वक्त की सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त ये बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त हटाया जा सकता है या तौहीन अदालत में, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद उनकी कैबिनेट है, फिर उन्होंने पार्लियामेंट से कहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सबको हटा देगी? सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक बेल आउट उसमें से ले रही है। 90 डेज की बातें तो की जा रही है, आइन की बातें की जा रही हैं, तो 90 डेज ऑलरेडी आइन में जो 90 डेज है उससे आगे हम जा चुके हैं, पहले ही 90 डेज इसलिए जा चुके हैं कि वो 105 दिन गालबन है, जो अभी जो 10 मई को भी अगर इलेक्शन होते हैं, जो अब होते नजर इसलिए नहीं आ रहे कि अगर 27 को ही है तो पीछे टाइम बहुत कम बचता है। सिक्योरिटी का इशू है, आपको पता है कि धमाके आज भी रात को भी हुए हैं धमाके, और फिर इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो इसलिए 10 मई को मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेके खड़ी है। तो इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब की वो जो आपने बात की, बयान की, वो जी तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वो स्टेटमेंट देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इस लेवल का लीडर कौम को कैसे लीड कर सकता है। एक तरफ आप ये क्लेम करते हैं कि जी अमेरिका ने साजिश की बाजवा के कहने पे, अच्छा जी बाजवा साहब के कहने पे साजिश कर दी, और पिछले काफी अरसे से कभी आप उन्हें मीर जाफर कह रहे हैं, कभी मीर सादिक कह रहे हैं, जब से आपकी गवर्नमेंट गई है, और आप ये कह रहे हैं इसकी साजिश में शामिल है। और कैसी अजीब सी बात है कि जब पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने की बात आती है तो वो कहते हैं जी बाजवा साहब ने फिर मशवरा दिया, हालांकि उससे कई माह पहले से वो एक भरपूर कैंपेन बाजवा साहब और पूरी फौज के खिलाफ चला रहे हैं।
और फिर वो कहते हैं कि ये भी मुझे बाजवा साहब ने कहा। अजीब, वो क्या कहते हैं कि उनकी सादगी पे भी बंदे को हंसी आती है कि यार ये ऐसी लीडरशिप है जिसे हर काम अगर बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने करना है तो ये खुद से क्या कर रहे थे। इम्तियाज साहब, योर स्टांस ऑन इट? जी, वो सिंपल बात ये है कि ये जो उनके जनरल बाजवा की बात है, ये तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये सारी बातचीत हुई थी जब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मौजूदगी में इमरान खान की और बाजवा की मुलाकात हुई थी और उसमें वे आउट यानी इस बहरान में से निकलने का रास्ता वो तलाश कर रहे थे। तो उस वक्त ये तो सबको मालूम है 2 उनकी मुलाकातें हुई ऐवान सदर में और उस दौरान उन्होंने ये बात की होगी। तो 2 ये मुख्तलिफ अदवार में बातें हुई हैं। कैंपेन तो मेरा ख्याल है वो आज भी उस बात पे कायम है कि उन्होंने बहुत झूठ बोले जनरल बाजवा ने। इमरान खान बहरहाल सादा भी हैं, सादा लौ हैं, किसी हद तक कानों के ज़रा कच्चे हैं, इस पे तो कोई वो शक नहीं है, लेकिन बातों को हमें खलत मलत नहीं करना चाहिए। ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि खुद जनरल बाजवा खुद भी तलाश कर रहे थे रास्ता किसी तरीके से बाइज्जत तरीके से वो रिटायर हो जाएं, लेकिन वो इनकी किस्मत में नहीं था और जाहिर है फिर बातें तो निकलती हैं, बातें उनके वो खुद भी कर रहे हैं और दूसरे भी निकाल रहे हैं। अहम बात पता है और भी है, वो ये है कि अगर बाजवा साहब के कहने पे किया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके सीएम के कहने पे करते हैं सारा कुछ, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल कुव्वतें ऐसी थी सीएम के ऊपर जिनके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक दफा असम्बलियां तोड़ते हैं तो आप किसी और के मशवरे या इमरान खान साहब के कहने पे असम्बलियां तोड़ी जा रही हैं, तो सीएम का फिर रोल क्या था, परवेज इलाही साहब का क्या रोल था? जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो परवेज इलाही साहब ने ये सारा काम करना था। इम्तियाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, कंटिन्यू। मैं सिंपल ये कह, इसमें ऐसी कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। वो तो ये कह रहे उन्होंने मशवरा दिया, लिहाजा उन्होंने कानूनी तरीका इख्तियार करके असम्बलियां तहलील करवा दी। उसमें कोई इल्लीगैलिटी उसमें नहीं है, गैर आईनी कोई उसमें काम नहीं है। उनका अपना ख्याल था कि अब सियासतदान के तौर पे हर बड़े सियासतदान का एक की सवाबदीद होती है कि वो अपने कार्ड किस तरह खेले, तो उन्होंने अपने कार्ड खेले और उसमें वो इम्तियाज साहब हमें देख रहे हैं कि अभी एक और भी कार्ड्स खेले जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से। तो सारी टिकट्स जो हैं वो दी जा चुकी हैं, कुछ इख्तलाफात भी सामने आए हैं। तो एक तो पीटीआई इस वक्त बड़ा शोर दिखाई दे रही है इंतखाबात के हवाले से जो टिकट की तकसीम हुई है, लेकिन दूसरी जानिब क्या आप समझते हैं जो मुस्लिम लीग नून है उनको कौन एश्योरिटी दे रहा है, उनको ग्रीन कार्ड कौन दिखा रहा है जो उन्होंने अभी तक टिकट्स तकसीम नहीं की हैं? मियाँ साहब तो लंदन में बैठे हुए हैं, तो अभी तक तसल्लियाँ देने का सिलसिला आप समझते हैं कि दूसरी जानिब भी हाथ थामा हुआ है किसी ने मुस्लिम लीग नून का भी? नहीं, वो तो चूंकि हुकूमत उनके पास है और वो तो तमाम वज़रा बड़ा बांगे दोहल कह चुके हैं बड़ा वाज़े तौर पे। ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, इंतखाबात नहीं होंगे जैसे वो मुतालबा कर रहे हैं। तो उसमें तो ज़ाहिर निज़ाम जो कुव्वत है वो उनके हाथ में है, लिहाजा इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल है आप कोई दो आरा नहीं है कि एक तरफ आइन के पासदारी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम आइन की पामाली करेंगे और किसी ने अगर हमें रोकना है तो रोक ले। ठीक है। अच्छा, अब एहसन साहब, अभी जो टिकट्स का हमने जिक्र किया इम्तियाज साहब से, काफ़ी इख्तलाफात भी देखने को मिले हैं पीटीआई में, तो क्या मेरिट्स पर टिकट्स नहीं दी गई हैं? क्या इख्तलाफात है? कोई साइड स्टोरी है? ये जो ऑडियोज की सारा सिलसिला चल, उसमें एक एजाज चौधरी साहब की भी ऑडियो लीक्स आई है, आपको पता होगा, जिसमें एजाज चौधरी साहब 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं टिकट का, एक हल्के के ऊपर 1 करोड़ रुपया उन्होंने कहा जी ये देना पड़ेगा, और ये सबके सामने आ चुकी है, हम भी सुन चुके हैं। तो अब ये है कि ये एक मिनिमम अमाउंट थी। अब इसमें 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, बोली 1 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, इससे आगे काम चलना था। तो ऑलमोस्ट ये 297 सीटें हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कितने अरब रुपया जो खान साहब ने इस वक्त इससे इकट्ठा कर लिया है। तो उसके अंदर ये बात करना कि जनाब वो गरीबों के लिए थी या जो वर्करों के लिए थी, जहाँ स्टार्ट ये करोड़ से, वो कौन सा वर्कर है जिसको टिकट मिली होगी, कौन सा वो गरीब आदमी होगा जिसको वो टिकट दे के वो लेके आ रहे हैं। ये सारा का सारा खेल जो है ये आपके शराफिया का खेल है। खान साहब भी जो है गरीब का नारा लगाते हैं लेकिन टिकट अमीर को देते हैं, करोड़ रुपया जो दे सकता है तो उसी को देते हैं, और उसमें कई लोग तो 8-10 करोड़ भी देते होंगे, इससे भी ज़्यादा देंगे। तो आगे तो ये सिलसिला चलेगा। तो आपको ये जो जारी बात है, जब इस तरह कुछ हुआ है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्ट पैदा हो गया है, बहुत ज़्यादा। आज भी मैं देख रहा था कि वो खोखर साहब का एक वो भी एहतजाज कर रहे थे, तो वो जो कुछ वहाँ पे हो रहा है सारा कुछ, तो इस वक्त पीटीआई को यानी इंटरनली भी बहुत ज़्यादा रिफ्ट का सामना है इन टिकटों की तकसीम के ऊपर भी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इलेक्शन मुझे तो 10 को नहीं होते नज़र आ रहे, तो उसके बाद शायद जब अगली दफ़ा फिर ये टिकटें जब ये हो तो दोबारा फिर ये टिकटें दे और दोबारा से पैसे लें इस चीज़ के।
तो इस वक्त तो सूरत हाल इस तरह की है, और रह गई है कि नेशनल असम्बली की आप इलेक्शन की एक दिन की बात, ये इमरान खान साहब देखें ना, मुझे इनकी समझ नहीं आती है। वो कहते हैं जी फौरी तौर पर डिसॉल्व करें और इलेक्शन करवाएं। अगर आप फौरी तौर पर डिसॉल्व भी कर दें तो इलेक्शन, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको 90 डेज फिर भी वेट करना पड़ेगा। तो 90 डेज का मतलब है फिर ये आप वो उधर डेट तक ऑलमोस्ट वहीं चली जानी है जहां पर पहले से मौजूद है। और पहले से आइन की जो 90 डेज की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं होते, विद इन 90 डेज होता है। जी मैं विद इन 90 डेज कह रहा हूं, तो उसकी आपकी जानिब बढ़ती हूं। पहले एक लास्ट पॉइंट मैं उसमें मैं करना चाह रहा हूं। देखिए ये जो 90 डेज का रौला है ना, इसको पहले खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो मुझे नजर आता है वो रीडाइट कर चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन को। 90 डेज से तो आगे इलेक्शन हो रहे हैं। अब वो जो जमात इस्लामी के अमीर है उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा यार 105 दिन में हो या 150 दिन में उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये जो है ये तो किसी को भी नहीं है। अच्छा अगर ये आपस में मुआहदा कोई कर भी लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का 90 डेज तो फिर भी खत्म हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग करके कोई इलेक्शन करवाना, ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे नबिया यही कहूंगा कि हम इलेक्शन के लिए तो इतना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बताता है कि इस मुल्क के गरीब आदमी की रोटी जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक आम आदमी की नौकरी, उसको घर देना, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमल हो रहा है, कौन सी रियासत अमल कर रही है और कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 90 दिन का नहीं होता है, 45 दिन में भी इलेक्शन हो सकते हैं। असेंबली की तहरीर के बाद 60 दिन के बाद भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है 2008 में जो इलेक्शन थे वो 45 दिन की कैंपेन थी। इस तरह उससे पहले सिर्फ 2 महीने की कैंपेन थी, यानी 60 दिन के अंदर हो गए थे। उसमें हमें इतनी ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट बात है वो रीराइट करना इतनी आसानी से हमें नहीं कहना चाहिए कि रीराइट करें। वो ये कह रहे हैं कि इसकी पासदारी करें। आप पासदारी नहीं करते तो फिर जाएं पार्लियामान में, अगर 2/3 अक्सरियत के अरकान इकट्ठे हो जाते हैं और वो किसी बात पे आमादा हो जाते हैं, इत्तेफाक राय कर लेते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें हैसियत नहीं रह जाती ना। क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर इंसान तमाम पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक के अलमबरदार ये सियासी जमातें हैं, वो पार्लियामान में जाके 2/3 अक्सरियत से अवामी मफाद में कोई फैसला करती हैं, तो उसमें तो कोई कोर्ट, कोई भी अदालत उसके रास्ते में नहीं आ सकती। हाँ, अगर सादा एक अक्सरियत से 51% की अक्सरियत से कोई कानून पास करके और ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात में हमने तरमीम कर ली है, तो इतना वो आसान नहीं होता। उसको काबिल कबूल, उसकी अखलाकी हैसियत भी मशकूक है और उसकी आईनी हैसियत भी मशकूक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इस तरह की जो आइन के मुताबिक बातें हैं वो करें। और बुनियादी तौर पे आइन सियासी नुमाइंदों ने लिखा है, वो अगर 2/3 अक्सरियत से इकट्ठे होकर कोई मसला हल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है किसी भी अदालत को, किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस पर एतराज़ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, हमारे साथ इन कॉन्शियन थे, अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अभी एक अफसोसनाक अपडेट है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर न्यूज़ पर आपने भी ये खबर देखी होगी। वादी सवात की तहसील कबल का जो इलाका है, यहाँ पर थाना CTD में धमाका हुआ। ईद की खुशियां लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है यहाँ पर। और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। शहदा की तादाद 15 तक पहुँच चुकी है। मुतअद्दिद अफराद इस धमाके की जो जद में आए हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। और शहदा में सब इंस्पेक्टर, ASI समेत एक खातून भी शामिल है। इस वक्त बहरहाल जो रेस्क्यू काम है वो जारी है, हो रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है। एहसान साहब, ये जो अब हमने देखा सवात में जो इंसिडेंट अभी रिपोर्ट हुआ है, एक तो इज़हार अफसोस इस पर हम कर रहे हैं। टाइमिंग्स इसके कितनी मैटर करती हैं? IMF की डील एक जानिब पाकिस्तान के साथ हो रही है, फिर हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ भी चाइना के दौरे पर हैं 5 दिन के। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची हुई है। तो ये टाइमिंग्स आपको लगता है कि बहुत इस वक्त मैटर करती? जब भी कुछ इस तरह की हैपनिंग होती है इन पाकिस्तान, कुछ पॉजिटिव होने जा रहा होता है, तो जो इस तरह के इंसिडेंट है वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, सवाल जो है ना, पिछले काफ़ी सालों से एक टारगेट है दहशत गर्दों का, और वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तालिबान और ये सारा सिलसिला वहाँ पर चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया कि टाइमिंग है। और टेररिज्म का एक वाकया वहाँ हमें नज़र आता है बाजार, चूँकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी किया, हम इस तरह के इंसिडेंट को कवर करते हैं। वहाँ के DPO का बयान आया कि जनाब ऐसी कोई टेररिज्म का वाकया नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने इस बयान को कवर अप करने की कोशिश की है। वहाँ जितनी तबाही आई है, जिस तरह के लोग वहाँ शहादतें हुई हैं,
वो क्लियर कट इंडिकेशन बता रहा है कि ये एक टेररिज्म का वाक़या है। और इसकी देखें, इसके बारे में रिपोर्ट पहले ही, अगर आपको याद हो कि इंटीरियर सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें उन्होंने बताया कि मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं वो इलेक्शन के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो ये आपको रिपोर्ट नज़र आती है कि बहुत कॉरोबरेट कर रही है उन तमाम चीज़ों को, ये वाक़या कि उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने की इस वक्त पोजीशन नहीं है, क्योंकि एक तो फाइनेंसिस के इशू के साथ साथ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। Correct. और इसके अलावा आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी पिछले गालबन 2 वीक हुए हैं, एक पूरी एक मीटिंग हुई और उसके अंदर फिर एक स्ट्रेटजी अपनाई गई और ये फैसला किया गया कि दोबारा से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन मुल्क में किया जाए ताकि जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं उनको दोबारा से ख़त्म किया जाए। और इसकी जो अगर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बातें की कि जनाब वो जो पिछला सेटअप गया है उसने उन लोगों को माफ़ी दी, उनको एंटर करवाया और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं और अब हम इस तरह की किसी चीज़ में नहीं जाएंगे और ये हम इसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो एक वाक़या नहीं है और भी वाक़यात हो सकते हैं, और अगर मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में भी मुझे इस तरह के इंसिडेंट बहुत नजर होते हुए बेहतर ही हो जो भी हो इस मुल्क के लिए। इस तरह के इंसिडेंट से तो हम दुआ कर सकते हैं कि इस तरह का कोई भी खौफनाक इंसिडेंट ना हो। अच्छा, अब पीटीआई के जो इससे पहले हमने देखा कि जो लोग या कारकुन या जो रहनुमा गायब होने का सिलसिला था वो अभी तक जारी है। अभी इमरान खान साहब पीटीआई की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं वो स्टिल अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, इंस्टाग्राम जो हैंडल करते हैं वो गायब हैं। तो मुराद सईद ने भी कल रात ट्विटर पर एक ऑडियो लीक शेयर की। उन्होंने बोला कि ये मैंने अभी पूरे मामलात शेयर नहीं किए, सिर्फ हाफ उसका कंटेंट शेयर किया है, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो ये क्या सारा देखिए, जहां तक है कि लोगों को उठाया जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। एक सिविल सोसाइटी के अंदर या एक सिविलाइज नेशंस होती हैं, अच्छी बात नहीं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो लोग कर क्या रहे थे। आपके बहुत सारे हैंडलर जो मीडिया हैंडलर्स जो थे इस वक्त पीटीआई के, उनको जहां से मिल रही थी, आपको अगर थोड़ा देखें कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है तो उसके पीछे आपको पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम की जा रही है। अच्छा। कहीं मीर जाफर, और आपको पता है कि आपके आईएसआई चीफ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आके और सारा कुछ हुआ। ये तब से सिलसिला, फिर वो भी सिंगल आउट कर रहे हैं, वो चीज़ों देख रहे हैं कि यार कौन कौन से लोग यहाँ किस तरह कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात के हक में जाके और आप अपने इदारों के खिलाफ और एक इंतहाई किस्म की खौफनाक कंपेन करेंगे और जिसमें आपकी पूरी दुनिया में उठाया जाना जस्टिफाई तो नहीं करता है संसार। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके इदारों के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ जब आप सारा कुछ इस तरह का कुछ करेंगे, आप नहीं देखेंगे कि चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ आप टार्निश उनकी इमेज को करेंगे, अपनी फौज की इमेज को टार्निश करेंगे, आप अपने जर्नैलों को मीर जाफर और मीर सादक कहेंगे, और फिर वो पूरा एक, आपको पता है पीटीआई का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सारा फोकस था उनका वो सोशल मीडिया के ऊपर था, और सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं टारगेट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। आप नहीं समझते जुडिशरी के हवाले से भी बिलावल भुट्टो सरदारी की भी स्टेटमेंट सामने आई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी इदारों के सामने से बहुत बार स्टेटमेंट सामने आई। तो ये सिलसिला उनके दौर में भी होता रहा, इसी तरीके से बिल्कुल होता रहा, लेकिन वो एक उसको आपको संगीनी को और उसके लेवल को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड काम हुआ। एक है कि आपके लीडर बयान दें, लीडर तो इमरान खान साहब भी पहले जर्नैलों के खिलाफ बहुत बयान देते रहे हैं, ठीक, लेकिन एक है कि आपका लीडर बयान दे रहा है, एक है कि पूरी एक टीम आपने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे करनी है और वो सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा। आप इसे 6th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसके तहत आप अपनी आवाम के अंदर अपने इदारों की इमेज को खराब करते हैं, आप उनके खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, और किसी भी रियासत के लिए ये ठीक नहीं है कि कुछ लोगों को सियासी फायदा उठाने के लिए वो इस तरह की कैंपेन अपने रियासत के इदारों के खिलाफ करें। खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो यही बातें वो किया करते थे कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये बातें इसी बुनियाद पर बना के वो पूरी एक कैंपेन किया करते थे। लेकिन जब इक़्तिदार से उन्हें निकाला गया तो उन्होंने जो कैंपेन की, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले इस तरह की कैंपेन नहीं हुई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो हो रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो ये लोग कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, और बहुत सारे हैंडलर्स हैं जो आपकी अगर फौज के खिलाफ देखें, नविया आपकी जो फौज है ना, मैं लास्ट डेटरेंस होती है आपके मुल्क के लिए बचाने के, ये लास्ट डेटरेंस है। अगर आप उसको अपनी आवाम में इतना उसको उसके मोराल को गिराएंगे, उनके खिलाफ इतनी कंपेन करेंगे, ये खान साहब इक़्तिदार में तो यही बातें करते थे, बाजवा साहब की तारीफें किया करते थे। तो ये आप समझते हैं कि फिर इमरान खान की जो कैंपेन्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैं,
वो तो फिर बड़े कामयाब हुए अगर इसमें कि अगर वो आवाम तक पहुंच रहे हैं। हमने ईद पर भी देखा रोजाना कोई ना कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में कुछ ना कोई खबर छाप रहा होता है। ऑर्गेनाइज देखे हुआ, जब आपको पता है कि पिछले दिनों पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बजट के अंदर से वो पैसे इनके हैंडलर्स को दिए जा रहे थे। मैं लाहौर में ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहाँ डीजीपी और दाएं बाएं थे, वो इनके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो नौजवान लड़के, और उनको बाकायदा सैलरीज दी जाती थी, और वो जो सैलरीज लेके जो कैंपेन कर रहे थे अपने ही इदारों के खिलाफ कर रहे थे। आपकी कौम का बजट है जो यूज किया जा रहा था, कौम के टैक्स के पैसों से ऊपर आपके इदारों के खिलाफ कैंपेन की जा रही थी, तो मुझे बताइए कहां तक जस्टिफाइबल है? तो फिर ये ऐसे साहब आप समझते हैं कि फिर पीडीएम की स्ट्रेटजी उस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं है, या वो मुकाबला नहीं कर पा रहे इमरान खान का, पीटीआई का? क्योंकि इमरान खान का जो हर हम स्टेटमेंट देखते हैं या उनका बयानिया देखते हैं वो पॉपुलर होता है। पीडीएम के पास, मौजूदा हुकूमत के पास तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मंजर नहीं है बेचने के लिए। ये भी एक मिथ है जी, वो बड़े पॉपुलर हैं। मुझे अच्छा, आप नहीं समझते? मैं उसे देखें, पाकिस्तान के अंदर ना दो तरह के लोग हैं। अच्छा, एक वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं, वो जो भी कहते हैं वो सीधे इधर की बात करें या उधर की, वो साथ हैं। लेकिन आपकी बहुत बड़ी जो इसका तबका है वो महंगाई से तंग है, वो बेरोजगारी से तंग है, वो बिलों को देख के ना वो, अच्छा, उसका इनडायरेक्ट फायदा इनको जरूर पहुंच रहा है। अगर खान साहब के साथ इतने लोग होते तो जब उनको गोली लगी थी तो लाखों लोग सड़कों पे निकल आते। अभी वो कहते थे जी खान साहब के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ तो लाखों लोग निकले, कहाँ निकले? ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो आपका जहाँ उनकी रहायशगाह है इस वक्त, और वहाँ पर 400 से 500 लोग हमने देखे, वो भी जो बाहर से आए हुए थे और वो लड़ रहे थे पुलिस के साथ। एक हल्के के अंदर भी अगर मैं आपको करूं प्रोविंशियल असेंबली का हल्का, तो 60 से 70 हजार रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। लाहौर के अंदर मुझे बताएं ना, 60 से 70 हजार अफराद भी अगर इमरान खान साहब के लिए निकल आए तो खान साहब तो किसी को बैठने ना दें। ये एहसान साहब, इस बात का तो क्रेडिट इमरान खान साहब को, आप आई थिंक कि आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि जाता है जिस तरीके से इमरान खान ने, पीटीआई ने सोशल मीडिया का आज के दौर में इस्तेमाल किया है, एक्सपर्ट्स लाकर उन्होंने बिठाए हैं, डिजिटल को जिस तरीके से उसकी ताकत को उन्होंने सही यूज किया है, यूथ इन्वॉल्व हुई है थ्रू सोशल मीडिया। पीटीआई के साथ तो जो हम पॉपुलर होने की बात करते हैं, बयानिया हिट होने की बात करते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया ही ट्रांसफर हुआ है ना। तो ऑन द अदर साइड हम पीटीएम या मौजूदा हुकूमत का ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। खान साहब यहाँ पर 17-18 साल फिरते रहे अकेले, कोई इनके लाने वाला नहीं था। जो लोग इनको लेके आए, कहते हैं लेबोरेटरी में एक जिन होता है, बाज़ वो आपके गले पड़ जाता, और उन्होंने इसको एडमिट भी किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बोतल का जब उनको लाया गया था तो ये पूरा सिस्टम इनके साथ लाया गया था, अदलिया का सिस्टम साथ लाया गया था, और ये प्लानिंग ये थी कि खान साहब सिर्फ 5 साल के लिए आएंगे, पहले 5 साल प्राइम मिनिस्टरशिप के हैं और फिर अगले 5 साल उनकी सदारत के होंगे, तो 10 से 15 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स भी मिले उनको, जो लाया, जिन्होंने लाए। तो फिर लेकिन 3 साल के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, 3-3.5 साल के बाद कि ये तो बहुत बड़ा हमसे गलत फैसला हो गया। तो वो अब एक सिस्टम तो मौजूद है ना, ठीक, अब उसको वो जिन्होंने जो लाए थे अब उसी को वो खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत एहसान ज़िया साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे इन प्रोग्राम में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हम यूज़ करते हैं, अपना बहुत सारा जो टाइम है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें मालूमात का मंबा मिलता है, और इसी तरह कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलती हैं जिनको हम देखते हैं, इंटरटेन होते हैं, हमारे चेहरों पर हंसी आ जाती है। आज एक ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ नियो पाकिस्तान शेयर करने वाली हूँ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुई है। जनाब, ये एक लोमड़ी की वीडियो है जिसकी सोशल मीडिया पर खासी चर्चा है। आप भी ये देखिए वीडियो और आप भी आई एम श्योर बेसाख्ता हंस पड़ेंगे। अक्सर जानवरों को हंसते हुए हमने देखा है, मगर दुनिया भर में मशहूर अपनी चालाकियों की वजह से जो लोमड़ी है ये हंसते हुए दिलचस्प आवाज़ें भी निकालती है। ये वीडियो नाज़रीन सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लोमड़ी हंसते हुए कितनी मासूम लग रही है, कितनी दिलचस्प लग रही है। और लोमड़ी के हवाले से बहुत सारी मीम्स भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, किस्से भी हैं, वाक़े भी हैं, और
इसको बड़ा चालाक जानवर तस्वुर किया जाता है कि जंगल का बादशाह अगर शेर भी अपने किसी काम के लिए किसी को भेजता है जंगल में तो वो लोमड़ी ही होती है। तो बहरहाल ये एक बड़ी ही क्यूट वीडियो है। पेट्स की वीडियोस वैसे भी सोशल मीडिया पर बड़ी क्यूट लगती हैं। अक्सर बिल्ली की वीडियोस देखते हैं, जो पेट्स पपीज रखे होते हैं उनकी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस होती हैं, बड़ी मूड स्विंग्स की होती हैं वीडियो। अक्सर जब भी मैं बिल्ली की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ तो कहते हैं कि बिल्ली बड़ा एक मूडी जानवर है जो बड़े मूड्स, बड़े टैंट्रम्स भी थ्रो करता है। तो ये सारी जितने भी पेट्स हम रखते हैं इनकी वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये भी एक वीडियो कह के लगाती हुई, हंसती हुई लोमड़ी की वीडियो नाज़रीन सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। अच्छा, बच्चों की वीडियोस भी अगर इसके अलावा हम देखें तो वो भी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ स्पॉन्टेनियसली कर ही रहे होते हैं, तो वो भी आपके दिल को खुशी देते हैं। सोशल मीडिया पे हमें ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो देख के हमारी काफी हद तक स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में लेते हैं अभी एक छोटी सी ब्रेक। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे नियो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से। और नाज़रीन जो बाबर एवन का T20 सीरीज जीतने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया है अनफॉर्चुनेटली। 5वें और आखिरी T20 में कीवीज ने शाहीनों को 6 विकेटों से शिकस्त दी। नो डाउट के रिजवान की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स रही, 98 रन का इजाफा किया गया रिजवान की जानिब से, लेकिन वो ये इजाफा भी पाकिस्तान को कल का जो मैच है वो ना जितवा सकी। और हमने देखा कि मार्क चिपमैन की जो धुआंधार इनिंग्स थी उन्होंने मैच जितवा दिया। 4 विकेटों के नुकसान पर मेहमान टीम ने यह हदफ पूरा किया। बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे मैच के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उवैस। अब जो हम देख रहे हैं कि सीरीज बराबर हो चुकी है, मैच जीतने की जो ख्वाहिश थी बाबर 11 की, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वालेकुम सलाम। ख्वाहिश तो थी कि मॉर्निंग अच्छी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ क्योंकि सबकी अपना दिलचस्पी थी कि डिसाइडर जो सा वो रावलपिंडी में हो। आपको पता है कि एक तो अच्छी बात थी कल आपको थोड़ी विकेट जो सी है वो थोड़ी डिफरेंट नजर है। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी चीज जो T20 सीरीज में नजर आ रही थी वो ये था कि आप लोगों ने बहुत सी जो सी विकेट्स हैं वो डिफरेंट अपना विकेट्स पे आपने मैचेस करवाए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कल की मैच की बात करूं तो बहुत सी गलतियां हमने की हैं। सबसे बड़ी गलती हमने ये की थी बाबर आजम, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। अगर आपने स्कोर अपना बड़ा अच्छा था टोटल जोन से, ठीक है कोई 10-15 रन हम शॉर्ट जरूर थे, शायद 200 स्कोर हो सकता था, लेकिन रिजवान वाले मामले पे मैं कहता हूं कि थोड़ी बहुत अपना चीज हुई। ऑब्वियसली था भी कि यार उन्होंने सेंचुरी स्कोर करनी है तो प्लेयर्स ने कोशिश की कि इमाद वसीम ने रोटेट करके उनको स्ट्राइक दी जाए ताकि वो सेंचुरी स्कोर कर सके। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट की स्पेशली, मुझे कैप्टनसी समझ नहीं आई कि जब एहसानुल्लाह पहले बॉलिंग करवाने आए थे, मैं एहसानुल्लाह से स्टार्ट करता हूं, उसने एक रन दिया था एक ओवर के अंदर, उसके फौरन बाद चेंज करके शादाब खान को ले आए। जबकि आपने देखा शादाब खान को मार पड़ी, प्रेशर उनसे रिलीज हुआ न्यूजीलैंड से, उन्होंने एहसानुल्लाह को बाद में अटैक किया। मुझे उस वक्त वो चीज समझ नहीं आई। फिर सेकेंडली जिस वक्त पाकिस्तान ने जब आउट किए थे, अपना बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी पाकिस्तान यूनिट की, शहीनशाह अफरीदी ने आपको पता है आते जल्दी खिलाड़ियों को आउट किया था। जब चैपमैन बैटिंग करने आए थे, चैपमैन के खिलाफ मुझे काफी मौका मिला खेलने के लिए क्योंकि वो हांगकांग का प्लेयर है, वो पहले हांगकांग से खेलता रहा, फिर जाके वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। वो हमेशा स्ट्रगल करता है राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ। मुझे समझ में नहीं आती कि यार इफ्तिखार आपके पास मौजूद है, जब आपके सारे के सारे प्लेयर्स मार खा रहे हैं तो यार आप कोशिश क्यों नहीं आपने की कि आप इफ्तिखार को लेके आते, आप इफ्तिखार से कवर करवा लेते। क्योंकि मैंने हमेशा उसको देखा कि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ वो हमेशा स्ट्रगल करता है। कल ठीक है उसका दिन था, कल वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब आपके सारे बॉलर्स मार खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोशिश होती है कि यार चलो एक पार्ट टाइम बॉलर को हम बीच में लेके आए, वो करवा ले, क्या पता वो आपको ब्रेक थ्रू लेके दे देता। कल ये बहुत बड़ी गलती हमने की। दूसरा, आपने अपने फास्ट बॉलर्स को कल देखा होगा, देखिए हमारा बॉलिंग यूनिट क्रिटिसाइज नहीं मैं करता, बहुत जबरदस्त यूनिट हकीकत है। जो भी स्कोर इस बॉलिंग यूनिट में कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन कल जितने हमारे बॉलर्स थे आपने उनको देखा कि शहीनशाह अफरीदी को आप देख लें, उन्होंने कल शहीनशाह अफरीदी को अटैक किया। बॉलर्स ज्यादा जो सा स्लो रन कराने के बजाय बहुत ज्यादा जोर लगा रहे थे। कल आपने देखा होगा हमारे सारे बॉलर से
कल फुल टॉस बहुत ज्यादा हुई है, कोशिश उनकी थी कि मैं बिल्कुल बॉलिंग के जानिब आऊंगी, बॉलर्स की जानिब आऊंगी। पहला ओवर जैसा कि आपने भी इशारा किया बड़ा शानदार रहा, अच्छा रहा, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें मिली, मैं उस पर आती हूँ। लेकिन आई थिंक कि रिजवान के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है। पहले तो हमने रिजवान की मुल्तान सुल्तान में कप्तानी देखी, बड़े फॉर्म में दिखाई दे रही है। सेंचुरी तो उनकी कल नहीं हो सके, लेकिन 98 रन का उन्होंने इजाफा किया, एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। फिर हम देख रहे हैं कि इस साल जो ये रिकॉर्ड अभी उन्होंने अपने नाम किया है, T20 क्रिकेट में एक और संगमील अबूल कर दिया है कि इस साल 1000 रन करने वाले इन T20 फॉर्मेट वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। देखिए रिजवान का आपको पता है, रिजवान में जिस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, खास करके ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मुझे पता है कहीं ना कहीं लोग कंप्लेन करते हैं, मैं भी करता हूं कि यार आपका शायद जो आजकल मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट है वो मैच नहीं करता। लेकिन आपको पता है हमेशा एक बात की जाती है, जो एक बड़ा प्लेयर है वो अपने शटअप कॉल देता है अपने बैट और बॉल से। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली कल भी आपने देखा परफॉर्म उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो इफ्तिखार अहमद की मैं बात करूं, चाहे आप रिजवान की बात करें, उनकी बदौलत, फिर इमाद वसीम, उनकी बदौलत आप पाकिस्तान को अच्छा टोटल करने में कामयाब हुआ था। वरना आपको याद है कि बीच में जो इनिंग्स थी आपकी वो कहीं ना कहीं वापस अपना बैकफुट पे चली गई थी। साइम चले गए, उसके बाद हारिस जल्दी आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चले गए थे। लेकिन रिजवान की अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए डे बाय डे। अगर आप देखें तो रिजवान अपने आप को इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं। वैसे तो हम बिल्कुल इसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, आप अपना एनालिसिस भी इस पे शेयर करें, लेकिन जो नाकदीन है, क्रिकेट एनालिस्ट है, वो एक इसकी दूसरी साइड भी दिखाते हैं कि रिजवान और बाबर पर बड़ी देर से हम तनकीद सुन रहे हैं। जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं। अगर रिजवान ने कल कोशिश की होती कि वो टीम के लिए प्ले करते या अपनी सिर्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए प्ले ना करते, तो शायद वो 10, 15, 20 रन ऊपर बना लेते। तो ये जो इल्ज़ाम हम मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कभी रिजवान पर सुनते हैं, कभी बाबर के लिए सुनते हैं, आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए अगर मैं ये कहूँ ना कि टीम यूनिट कल नजर नहीं आया, तो मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बात की है कि शायद हम 5, 6 रन, 10 रन, 20 रन शॉर्ट थे। हकीकत बात मैं कह रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो शायद आखिरी कहीं जाके लम्हात के अंदर था कि मैंने सेंचुरी हमने स्कोर करनी। ऑब्वियसली जब एक प्लेयर 96, 98 रन स्कोर करता है तो उसको होता है कि यार टीम को भी होता है कि मैंने उससे स्कोर जो उनसा सेंचुरी हम उसको करने में कामयाब दिलवाएं, उसको सेंचुरी ताकि स्कोर कर ले। क्योंकि उनका स्कोर अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा जिस तरीके से पेस बैटरी पाकिस्तान के लिए स्टार्ट की थी, आप देखें ना कि उन्होंने अगर आप एवरेज निकालें तो उन्होंने कम बॉल्स में स्कोर की, उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा एक स्टार्ट दिया था। हमारे मसला ये होता है कि हमारे लोग, मैं खुद भी मैंने आपको बताया ना, कभी कभी मैं कहता हूँ कि यार नहीं, हमें शायद ओपनिंग डिपार्टमेंट में शायद कुछ तब्दीली करने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन मुझे एक बात बताए ना कि किसको हम नीचे खिलाएंगे, मसला ये है सबसे बड़ा किधर खिलाएंगे। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, डर लगता है कसम से। बाबर आजम पे अगर कोई बात करो तो लगता है कि शायद बाहर निकलेंगे तो लोग जूतियां मारेंगे हमें। मसला ये है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। बात होती है कि बाबर आजम की अगर बात करें, वनडे स्पेशली मैं बात करूंगा, देखिए T20 की तो हम बात करते हैं, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है पाकिस्तान। लेकिन आप हमेशा एक चीज रियलाइज करें, आपने वनडे मैचेस सिर्फ 5 खेलने हैं। आपने वर्ल्ड कप, एशिया कप से पहले सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज, उसके अलावा कोई आपके पास सीरीज नहीं है। आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें उतारना है। मुझे खुद कभी कभी होता है कि यार बाबर आजम अगर दुनिया के जो बड़े बैट्समैन है, चाहे विराट कोहली की बात करूं, जॉय रूट की बात कर लूं, केन विलियमसन की बात करूं, वो मिडिल ऑर्डर में आके खेलते हैं, वो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते हैं। क्या हमें बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में वनडे के अंदर नहीं लेके आना चाहिए? ताकि, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका मसला वनडे के अंदर है, देखिए हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, एशिया कप खेलने जाना है, आपका मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। आज लोग कहते हैं ना इफ्तिखार अहमद को लेके आप मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपको पता है इफ्तिखार अहमद ने आखिरी जो मैच है वो 2022 में खेला, उसके बाद उसको वनडे टीम में रखा ही नहीं आप लोगों ने। इमाद वसीम की जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस चल रही है, इमाद वसीम वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। कल कहीं जाके खबर आ रही थी, ठीक है वो एक मैच में कल हारिस को खिलाया गया, आपको पता पूरी सीरीज ना खिलाओ, आखिरी मैच खिलाओ, प्रेशर सिचुएशन होती है, फाइनल है, एक सेंस में आपने उसको खिलाया, उसने गलत आउट, गंदी बॉल पे वो आउट, अपना गंदी शॉट पे वो आउट हुआ है। आज कल खबर आ रही थी कि जी शायद वो वनडे टीम में भी सिलेक्ट हो जाए। तो वनडे टीम सबसे बड़ा आपका जो हदफ है इस वक्त, वो वनडे वर्ल्ड कप, वनडे एशिया कप है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है आपको। देखें बाबर आजम को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ अपने आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी के लिए लेके आना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। देखें पाकिस्तान से तो बड़ा कोई नहीं है, स्टार से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान है तो आप हो, साफ बात है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों लड़कों ने परफॉर्म किया है, बाबर आजम, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बातें भी हो रही है। जिस तरह वर्ल्ड कप आने वाला है, मिकी ऑर्थर की भी स्टेटमेंट सामने आई कि फातेह जो है वो पाकिस्तान होगा, ग्रीन शर्ट्स होंगी। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है? दुआएं तो देखिए हमारी है ही, ऑब्वियसली ग्रीन शर्ट्स के साथ है, हमारी टीम के साथ है। देखिए ऑब्वियसली जिस तरीके से पाकिस्तान, मैंने आपको 2 फॉर्मेट्स की मैं बात करूं तो
अगर हमें वैसे आपको पता है ज्यादा सूट करता है पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट, क्योंकि पाकिस्तान T20 एक्सेप्शनली वेल है दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करूं, जो भी अपना होता है कि चाहे हम इंडिया में खेलते हैं चाहे बाहर खेलते हैं, जो भी मामला होते हैं, एक चीज मुझे उस टूर्नामेंट की सिर्फ अच्छी क्या लग रही है, वो आपको पता है बड़ा एक लेंथी टूर्नामेंट है कि हर टीम ने कम से कम हर एक साथ जो है वो लंबे मैचेस खेलने हैं। हमेशा जो लंबा टूर्नामेंट होता है वो हमें सूट करता है पाकिस्तान को, क्यों ना कहीं हमारे जो शेर हैं बेचारे वो बड़ा देर से जागते हैं, हमारे जो शहीन है माशाल्लाह, तो वो कहीं ना कहीं हमें सूट जरूर करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट है स्पेशली, क्योंकि आपको बॉलिंग यूनिट थोड़ा उधर ध्यान देना पड़ेगा, जो स्पिन बॉलिंग यूनिट आपका, उसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देने की बात है, क्योंकि दुबई की जो इंडिया की विकेट्स हैं वहां पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। जरूर आईपीएल के अंदर आपने देखा बड़े बड़े स्कोर भी हो रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं, देखने वाली बात है कि विकेट्स क्या होती है, क्योंकि 50 ओवर्स इज समथिंग एल्स, T20 इज समथिंग एल्स, लेकिन आपका बॉलिंग यूनिट जरूर सख्त होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर देखिए, तनकीद नहीं करूंगा, मैं उस चीज पे जरूर आना चाहूंगा शादाब खान वाले मामले पे कि शादाब के साथ क्या हुआ है वैसे? आई थिंक इट वाज जस्ट अ बैड डे फॉर हिम। देखिए, शादाब खान इज अ फाइटर, मुझे पता है जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए भी आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कल शादाब खान का, जब मैं स्टेडियम में मौजूद था, मैंने कल शादाब खान में एक चीज देखी कि जिस वक्त मार पड़ती है ना यार, मुझे समझ में नहीं आती, आप जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिलीवरीज आप उसको छोड़ के आप कोशिश क्यों करते तेज वाली करवाने की? बार बार वो तेज करवा रहे थे जिसकी वजह से उनको मार पड़ रही थी। कल भी मुझे याद है कि मैंने अपने ही शो में बात कर रहा था, शकील शेख साहब हमारे साथ बैठते हैं जो पाकिस्तान टीम के सीनियर गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, कि मुझे समझ में नहीं आती कि उसामा मीर जैसा लड़का आपने बाहर बिठाया हुआ है जो कंसिस्टेंटली उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसने मुल्तान सुल्तान के लिए परफॉर्म किया है। ये जो आपने पॉइंट इस वक्त रेस किया है कि एग्रेसिव खेला जा रहा था शादाब की जानिब से, स्लो जाना चाहिए था, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। कप्तान भी इसलिए होता है मैदान में कि वो सबकी मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, किस टाइम किस तरह से प्ले करना है, क्या स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। कप्तान की इन ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाहर कोचेज होते हैं, तो क्या वो गाइड नहीं करते या कप्तान उस टाइम फैसला नहीं ले पाता? क्या प्रॉब्लम क्या होती है जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं? फिर क्यों वो वाली बॉल नहीं प्ले की गई? देखिए, कप्तान की ऑब्वियसली जब इन द प्लेइंग फील्ड होते हैं, कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कप्तान जवाब दे होता है। देखिए, बाहर कोच होता है, हमेशा एक चीज बड़ी हमारे यहाँ पर नेगेटिविटी होती है। बेचारा आज चले लेवल 2 हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया तो अब समझ में आती है कि यार कोच बेचारा हमें रगड़े में जाता है, टीम हारती है, कोच को रगड़ देते हैं पकड़ के, भाई तुम्हारी वजह से टीम हारी है। कप्तान देखें इंचार्ज है ग्राउंड के अंदर, लेकिन मसला इस चीज का है, बाहर से आपको पता है कि हर चीज की आपको यहाँ तक के जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो क्योंकि वीक पॉइंट पकड़ते हैं बैट्समैन को, बताते रहते हैं। आपको पता है पानी की ब्रेक्स होती है, ड्रिंक ब्रेक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि अपना जो बाहर से लड़के पैगाम यहाँ तक के लेके आते। जी उवैस आप सुन पा रहे हैं? आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मसला ये मुकम्मल कीजिएगा बात। जी मसला यहाँ पर हमारी है कि जो हमारे जो जब जिस वक्त मैंने आपको बताया ना कि जब हमें मार पड़ रही थी, उस वक्त काम बंदा था बाबर आजम एंड कंपनी का। बाबर आजम का स्पेशली जब आपके पास लड़के मौजूद हैं, शादाब भी है, इमाद वसीम भी आपके पास मौजूद है, आप वहां पर ये काम करते कि आप कम से कम कोशिश ये करते कि यार एटलीस्ट मुझे, अगर सब प्लेयर्स को मार पड़ रही है, वो साइकोलॉजिकली होता है, आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, इफ्तिखार को आप लेके आते हो कि इफ्तिखार आप आके बॉलिंग करवा लो यहाँ पर ताकि मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। मुझे कल बिल्कुल समझ में नहीं आई, मैंने बताया ना आपको, बाबर आजम शायद वो ज्यादा अंडर प्रेशर थे, बाबर आजम को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जिस तरीके से हर बॉलर को कल मार पड़ी है तो शायद उनके दिमाग में ये था कि मैं कहीं इफ्तिखार को लिया, उसको भी मार पड़ेगी तो मेरा क्या बनेगा। भाई जब सबको मार पड़ रही है तो आप काफी देर से तनकीद हम देख रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, फौरी तौर पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं जैसा कि आपने कहा, या कोई और रीजन है? देखिए, अंडर प्रेशर की बात नहीं है हमारा, एक आपको पता है मैंने बताया ना कि तनकीद कंस्ट्रक्टिव वो तो समझ में आती है। जैसे मैंने देखे कंस्ट्रक्टिव तनकीद किया कि यार मुझे समझ में नहीं आया कि कप्तानी में आखिरकार ये बॉलिंग यूनिट के अंदर क्या मसला चल रहा था कि आप इफ्तिखार वगैरह को लेके आते, लेकिन कहीं ना कहीं तनकीद होती है, वो एक अना की तनकीद है या पता नहीं आई डोंट नो किस चीज की तनकीद है, लोग करते हैं हमारे यहाँ पर। हमारे तो यहाँ मसला ये भी है ना कि जो सो कॉल्ड, या तो आप माजरत चाहूंगा, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाते हैं या क्या नाम है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बन जाते हैं, बेचारे नाई की दुकान पे बैठे होते हैं तो कहते हैं जी मैं होता तो मैं छक्का मार रहा था। भाई वो कहना बड़ा आसान है, अंदर पता होता है क्या मामला चल रहे हैं, क्या विकेट की मूवमेंट है, क्या है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन देखिए, एक मैं फिर हमेशा बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं
23 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी है लड़के करते हैं, ठीक है, मामलात होते हैं, ये भी है वो भी है। हमने आजकल एक बड़ा सस्ता मामला कर दिया कि जो पाकिस्तान की शर्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली एक लड़का 2 पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में खेलता है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं, भाई तू आ, तो पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है। यार ये चीज नहीं होती, आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ती है सबको कि पाकिस्तान सुपर लीग इज नॉट योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। पाकिस्तान इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया, कायदे आजम ट्रॉफी इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक अच्छी बात है कि आपने अब जाके वापस अंडर 19 और अपना क्या नाम है उसका पाकिस्तान ए के जो टूर है वो वापस स्टार्ट किए हैं यहाँ पर, ताकि जो लड़का कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसको उठा के आप लेके जाते हो पाकिस्तान ए टूर में, वो अपने आप को रगड़ा देता है तगड़े मैचेस के अंदर, उसको पता होता है कि मैंने प्रेशर सिचुएशन से वापस कैसे निकलना है, और वो जाके पाकिस्तान के लिए फिर एलिजिबल होता है। आपको ये तरीकाकार अपनाना पड़ता है। आजम खान आपके सामने है, सब ने बात की आजम खान आजम खान आजम खान। मुझे याद है मैंने भी कहा यार ही इज नॉट रेडी फॉर पाकिस्तान। आज आपके सामने है, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि यार वो ये नहीं तो वो ये नहीं तो गलती की। गलती हम भी कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ए के टूर आप करवा रहे थे, मुझे समझ में नहीं है जो लड़के आपने यूए खिलाए थे, ठीक अच्छी बात आपने खिलाए, पाकिस्तान ए की टीम में डालते ना ताकि वो बेचारे ग्रूम होते पाकिस्तान के लिए। आपने उससे कितने लड़के जो है नहीं पाकिस्तान ए टीम में, तो ये चीजें हैं बाकी मामला। अब जैसे कि वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ा इवेंट है, फिर एशिया कप है, लास्ट हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी काफी देर तक उनको फिटनेस के मसाइल रहे, अनफिट वो रहे, तो हमारे पास जो मुतबादिल बैकअप है, आप समझते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है बैकअप में कि अगर कोई बड़ा प्लेयर अनफिट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हम उनकी रिप्लेसमेंट उस तरीके से करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन कमिंग मैचेस, बड़े इवेंट्स के लिए? देखें, हमेशा एक होता है ना कि आपको अपने जो खास करके देखें फास्ट बॉलर्स, उन पे बड़ा केयर टेक करना पड़ता है। जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हमेशा मैं बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा डिपेंड करता है। कल शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है एक्सेप्शनली वेल थे बॉलिंग यूनिट में भी, फील्डिंग में भी आपने देखा होगा कि फील्डिंग में जिस तरीके से कल वो डाइव कर रहे थे, बड़ा एक अपना बुलेट जो थे अपना उन्होंने वो रोके हैं, तो एक फिटनेस आपको मैच फिटनेस नजर आती है कि 100% फिट। लेकिन फिर भी आपको जो आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी डिपेंड करती है कि यार मैं इस पे ज्यादा लोड ना डालूं, क्योंकि आपने आगे मैंने बताया ना जैसे आप भी कह रही हैं बड़े अपने टूर्नामेंट्स खेलने हैं और वो बड़े लंबे स्पेल्स वाले हैं। मैं क्योंकि इधर थोड़ा सा एक और भी ऐड करना चाहूँ, आप एहसानुल्लाह की बात करें चाहे जमान खान की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ये लड़के जो उनसे हैं वो रेडी हैं, मेरी टीम का हिस्सा रावलाकोट हॉक्स के भी वो कि जी वो रेडी हैं, अपना खास करके एहसानुल्लाह ही इज रेडी फॉर द वनडे टीम। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कैसे रेडी है फॉर द वनडे टीम। भाई जब तक आप देखो वनडे समथिंग एल्स, T20 समथिंग एल्स। वनडे में आपको फिटनेस चाहिए होती है पूरे अपना 10 ओवर्स की, जहां पर आप ये जज करते हो कि यार जो एक पेस बैटरी बॉलर आपका वो कितनी अपना एक्यूरेसी से कितनी वो पेस जो उनकी क्या उसकी वेरिएशन गिर तो नहीं रही कि वो 150 वाला बॉलर या 148 वाला बॉलर उठा के 126 पे तो नहीं आ गया कि उसकी अपना अनफॉर्चुनेटली जबान तो नहीं निकले कि बस होगी भाई मेरी, क्योंकि आसान नहीं होता। वहां पर आपने पूरा 10 ओवर का कोटा करवाना होता है, आप प्राइम फास्ट बॉलर होते हो। तो ये जो चीजें हैं ना, देखें स्टार्ट से ही कि जी हमारा फ्यूचर स्टार तो है, हमारा पाकिस्तान का वनडे का स्टार भी है। वनडे यार अलग चीज है, T20 का अलग चीज है, वहां 4 ओवर आपने करवाने हैं, आपने 10 ओवर करवा के आपने ब्रेक थ्रू लेके देने होते हैं, आसान नहीं होता। वहां पर आप लॉन्ग स्पेल्स चेक करते हो अपने फास्ट बॉलर की, तो जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उस पर पाकिस्तान क्रिकेट को जरा ध्यान देने की बात है, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ 5 वनडे हैं जिसने आपने तैयारी करनी है, और यही थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद उवैस साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मैच के हवाले से एनालिसिस शेयर कर रहे थे। नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन आजकल पाकिस्तान में जिंदा भाग की मीम्स काफ़ी इन है, क्योंकि हर किसी के सर पर एक ही भूत सवार है कि किसी तरह किसी मगरबी मुल्क की शहरियत हासिल की जाए। बल्कि अक्सर अखबारात और सोशल मीडिया पर इश्तिहारात आपकी नज़र से भी गुजरते होंगे जिनमें अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप जाना नहायत ही आसान लिखा होता है। तो क्या वाकई इमिग्रेशन और काम की जो गारंटी के दावे हैं वो जो किए जाते हैं, क्या वाकई जाना इतना आसान है इन मुल्कों में जॉब करना, शहरियत हासिल करना, और अगर है तो फिर किस कीमत पर है? आज हम ये तमाम बातें जानेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज इमिग्रेशन लॉयर असगर रांझा साहब। असगर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
जो बाहर के मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर, क्या ये वाकई इतना आसान है जितना मैंने बताया अभी कि हम सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है। अच्छा। बट इम्पॉसिबल भी नहीं है सेम टाइम। ठीक। इशू ये है कि ऑब्वियसली हमारे कंट्री में लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अनफॉर्चुनेटली कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनको ज़्यादा ख्वाहिश होती है बाहर जाने की। यहीं पे मिसकैलकुलेशन है ना, खास करके जो मगरबी ममालिक हैं या इंग्लैंड में जहाँ पे मैं होता हूँ, वहाँ पे अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है। और ये किन कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं? यूरोपियन, इंग्लैंड का खास करके अगर कर लें, या यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड में खास करके ऑब्वियसली इफ़ यू नॉट एजुकेटेड, आपको इंग्लिश नहीं आती, लैंग्वेज का बैरियर है, तो आपके लिए वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने देखा है पाकिस्तान में बहुत से जो एजेंट्स हैं वो सेल यही कर रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, आप आए। बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बड़े पैमाने पर। यही है कि लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है। एक बहुत बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो एजेंट्स की है। ये इमिग्रेशन लॉयर्स का काम होता है जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा होता। अच्छा। अब वहाँ हम ऑब्वियसली डिग्रीज लेके यहाँ तक पहुँचते हैं, एक्सपीरियंस होता है, सारी चीज़ें। आप कह रहे हैं कि जब किसी को इमिग्रेशन या बाहर जाना है तो जो एजेंट्स जो कि हमें हर जगह जगह दिखाई देते हैं, ये उनका बेसिकली काम नहीं। इमिग्रेशन लॉयर के पास अगर जाएंगे तो फ्रॉड से भी बच सकते हैं। जी, फ्रॉड क्या, एजेंट्स जो है वो क्या सेल क्या कर रहे हैं, उनका नॉलेज तो नहीं है ना, क्योंकि वो एक बेसिक एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं कि क्या होना, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसकी चैलेंज क्या करनी है, अपील क्या करनी है। वो बेसिक फाउंडेशन इतनी वो वीक कर देते हैं कि इवन एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए फ्यूचर में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो अगर सेटल होना भी चाह रहे हैं तो उनकी वो फाउंडेशन बहुत नेगेटिव हो चुकी होती है, उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री इतनी नेगेटिव हो जाती है कि वो फ्यूचर में भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाते, ओनली क्योंकि वो जो बेसिक उनकी फाउंडेशन है वो बनती नहीं है, उसके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। जो एजेंट है उसने कॉपी बस पेस्ट करनी है चीज़ें और वो अप्लाई कर देते हैं। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप एजुकेशन जब कंप्लीट करते हैं, अब जैसे अब आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो अगर वो डिग्री कंप्लीट करते हैं उनको वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, सो दे कैन हैव बेटर फ्यूचर। एज ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप एग्री करेंगे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अगर अपनी अर्ली लाइफ में, अर्ली एज में चले जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ की डिग्री हासिल करते हैं, फिर वहीं पे जॉब स्टार्ट करते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये एक बिल्कुल सेफ तरीका, एक सीधा मेथड है जो कि आप कर सकते हैं। जब आप जितना लेट करेंगे उतना क्या इमिग्रेशन मुश्किल हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल आपकी एक तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी मैं एडवाइस करूँगा आपके, अगर जो भी लिसनर सुन रहे हैं, कि जो बेसिक एजुकेशन वो अपनी अपनी कंट्री में कंप्लीट करें, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, मास्टर के लिए आप आना चाहते हैं आ जाएं, आपके पेरेंट्स वो फीस भी अफोर्ड कर लेंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाएंगी। की डिग्री है उसको बैचलर ही कंसीडर करते हैं। जी, आपने मास्टर करना है तो दोबारा मास्टर में आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन में 4 ईयर के गए हैं, देन मास्टर करेंगे, इट्स हार्ड टू अफोर्ड द फी, और फिर अपॉर्चुनिटी उतनी लेट होती चली जाती है। यस, स्टूडेंट रूट पे आप कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा जो आपके स्किल्ड लोग हैं, जो आईटी में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं एंड सो ऑन, स्कोप है, उनके लिए ज़्यादा स्कोप है। स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि और ये पूरी दुनिया में है। यस, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाएं, और मैं क्योंकि मैं यूके का एक्सपर्ट हूं, तो बेस्ड इमिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन से प्रोफेशन के लोग हैं जो स्किल बेस्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनके लिए इजी है अप्लाई करना? यू नेम इट, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, इंजीनियर, इवन आपके शेफ्स जो हैं, आपके आईटी कंसल्टेंट हैं, वो लोग आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने कहा ना कि लोगों को अवेयरनेस है नहीं, ऑल दे नो इज वीज़ा हमने अप्लाई करना है और हमने बाहर जाना है, उनको ये नहीं पता कि मैंने किस कैटेगरी में। मीडिया के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? कम्युनिकेशन मीडिया के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें 1-2 वीज़ा किन ममालिक के लिए? अगेन पूरे यूरोप में, बट एज ए पार्टिकुलर इंग्लैंड की बात अगर करें तो उसमें ना आप लोगों को पता नहीं है कि एक परफॉर्मिंग आर्ट का जो वीज़ा होता है यहाँ पे, अच्छा लोग क्या करते हैं कि वो विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे परफॉर्मेंस या यानी आपका कोई आर्टिस्ट गया है तो वो उस पर कोशिश करते हैं कि परफॉर्म करें, वो नेगेटिव हो रहा होता है, वो रॉन्ग कर रहे होते हैं क्योंकि वो इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच कर रहे होते हैं। और फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी अगेन आई, आपको कोई कंपनी प्रोड्यूसर पे बुला रही है या आपको एक्टिंग के लिए इवन बुला रही है या कोई आपका म्यूज़िक कंसर्ट है, तो आपने ऑलरेडी जो है ना अपनी वो डैमेज कर दी है, तो आपको वो परफॉर्मिंग आर्ट का वीज़ा जो है वो सर्टन कंपनीज है जो करते हैं, वहाँ पर स्पॉन्सर आप आते हैं, आप इवन आपकी कोई प्रोडक्शन है, कोई आपके शोज़
शोज़ हैं, आई लोग आपके कुछ चैनल्स के लोग जाते भी हैं वहाँ पे, बट मीडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छा असगर साहब, जैसा कि हम अभी इनिशियली बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो इस नीयत से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, पढ़ते हैं कि ताकि वो वहीं पे इमिग्रेशन हासिल करें, वहाँ की PR उनको मिले और फिर वो वहीं के रेजिडेंट हो जाएं। मगर ऐसे में सिलेक्शन ऑफ डिग्री या कोर्स वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसका उस कंट्री में भी स्कोप नहीं है, देन व्हाट यू गोना डू, फिर आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। एक्चुअली इससे भी अभाव ये है कि जो स्टूडेंट है ना, उसकी अपनी डिग्री फॉर एग्जांपल बिजनेस में है, उसको वीज़ा लेने के लिए वो दिल चाहे हिस्ट्री में, IT में, MBA में, वो किसी और कैटेगरी में चला जाएगा, उसका कोर्स भी नहीं है, ओनली सेक ऑफ कि उसने वीज़ा लेना है। अब होगा क्या, वहाँ चला गया ना, उसको वो कोर्स पढ़ना आता है ना उसको वो क्योंकि उसने है कि मुझे स्टूडेंट जो है वो कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा इस कैटेगरी में, या वो जो एजेंट उसे कह रहे इस यूनिवर्सिटी की फ़ी थोड़ी है, आप यहाँ पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। बट वहाँ जाके इतनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती हैं। एक तो इंटरेस्ट नहीं होता, फिर पढ़ना पड़ता है, और फिर उनको वो स्किल नहीं होती, फिर वो फेल होते हैं, फिर उनको आगे फ्यूचर, अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, तो आपको वापस अल्टीमेटली आना पड़ता है। अच्छा, ये जैसे हमने हमेशा से सुना है कि अब बाहर का ऑब्वियसली सर्वाइवल तो आसान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई साडा पुत्र बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने पैसे लोग कमाएंगे। लोग पैसा कमाने के लिए उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, फिर हम दूसरी साइड पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो बाहर का लाइफस्टाइल है वो भी इतना आसान नहीं है। कितना चैलेंजिंग है और किन लोगों के लिए? देखिए, इशू ये है कि होता यूँ है कि एक कोई भी XYZ चला गया बाहर, लोग उसका बाहर जाना देख रहे हैं, वो 10 साल बाद वापस आया तो उसको वो उसका लेविश लाइफस्टाइल देख रहे हैं, वो 10 ईयर का जो ट्रैवल उसने किया है, जो उसने वहाँ पे सफ़र किया है, वो बिल्कुल नोट नहीं कर रहे। ठीक हो ना? तो ये बिल्कुल ईजी नहीं है, डिस्करेजिंग भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो वही मेहनत हम यहाँ पर करने से जी, मैं उधर ही आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ये है कि आपको मेहनत का रिवार्ड जो है ना वो मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम ऑनेस्टली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं तो इनकरेज करूँगा, जो हम बाहर वाले भी सोचते हैं कि पाकिस्तान में इतना कुछ करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइंडसेट काम करने का नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेल ऑफ, वो बड़े अच्छी, लेकिन यहाँ पे है कि हमने रातों रात अमीर होना है, और क्योंकि किसी और को देखते हैं तो हमें कि फ़ौरन से हम भी वो उसी लाइफस्टाइल में चले जाएँ, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक, क्योंकि एक प्रोसेस है सक्सेस का, आपने वहाँ से गुजर के जाना है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे हम देखा देखी ठीक है जी, बस ये हो रहा है तो वो भी अदर हुक और बैक रोक हमें जो वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं, मेरी उनको एडवाइस ये है कि वो एक जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, अपने फ्यूचर को प्रॉपर डिज़ाइन करें, कोर्स कौन सा है, या उनकी स्किल्ड है तो उनकी फील्ड क्या है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट, इट्स नॉट लाइक जस्ट अ फीलिंग कि आप थिंक करें और चले जाएँ, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ हैं, कल को उनको आपने इमिग्रेट करना है, आपकी बच्चे हैं, फ्यूचर आपका है, सो प्लान इट प्रॉपरली एंड अपॉर्चुनिटीज ओपन टू यू। ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। असगर राजा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और किस तरीके से इमिग्रेशन के लिए आपने फ्रॉड से भी बचना है, जो तरह तरह के एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाज़रीन, हर साल ईद पर अस्पतालों में काफ़ी रश बढ़ जाता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि रमज़ान के बाद खाने पीने में बेहतियाती एक मामूल के तौर पर देखा जाती है। हर कोई एक दूसरे से यही कहता हुआ दिखाई देता है कि खा लो, ईद है, कुछ नहीं होगा। और यूँ मीठी ईद पर मीठे और कोल्ड ड्रिंक्स का कोई हिसाब ही नहीं रहता है। यूँ जो रमज़ान मुबारक में सहर और अफ्तार में खाने पीने में जो एक वक्फा हम देखते हैं, हमारा जो निज़ाम है वो बेहतर होता है, डाइजेशन बेहतर होती है, वेट भी ज़रा थोड़ा सा कम होता है। और ईद पे हम देखते हैं कि हम हर बार सब कुछ बराबर कर देते हैं। किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेट खराब अलग होता है। शिकायत इसकी हमने देखा कि इस बार भी बढ़ी है। तो माहिरीन सेहत ईद पर और फिर
बाद में फौरी तौर पर जो रोहनी और ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं उससे इज्तनाब करने पर जोर देते हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ों में खाने पीने में एतदाल के फौरी बाद जो बेहतियाती है उसमें मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, अमराज़ कल्ब में इजाफा हो जाता है, गैस की शिकायत बढ़ जाती हैं। तो बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। समन इश्तियाक साहिबा हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज़ है। समन थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम। सबसे पहले तो कि जो रमज़ान की बड़ी अच्छी एक रूटीन बनी होती है, बड़ा साफ सुथरा सा पैटर्न होता है, मिड ऑफ रमज़ान हम देखते हैं कि हमारी डाइजेशन भी अच्छी हो रही है, हम थोड़ा सा लीन भी हो रहे हैं, भूख भी कम लग रही है, स्वेलिंग भी बॉडी से उतर रही है। बट ऑन ईद सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें, नान, किसी पर हाथ नहीं रुकता और फिर एंड पर पेट खराब। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा नबिया, ऐसा होता है नॉर्मली हमारा जो रमज़ान होता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि सहरी कर ली, अफ्तारी कर ली, 2 टाइम पे आपने खा लिया और एक बैलेंस डाइट पे हम खा रहे होते हैं। लेकिन ईद पे हमारे यहाँ पे रवायात है कि हमने ब्रेकफास्ट करना है तो वो हलवा पूरी या पाए या जितनी भी वो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें, हमारे घरों में वही एक रवायात है कि ईद का जो नाश्ता है ना वो एक हैवी होना चाहिए। और उसके बाद फिर जंक फूड, डाइन आउट हमारा बहुत कॉमन होता है कि ईद है, ईद की खुशियाँ हैं तो हमने बाहर जाना है और फैमिली के साथ डाइन आउट करना है। तो वो जंक फूड और ओवर ईटिंग जो है ना वो आपका बेहतियाती में खाना वो आपको फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है, आपको डायरिया बहुत कॉमन हो जाता है, डायरिया भी कर सकता है। जितना आपका वर्कलोड आपके जीआईटी पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे होगा ना, उतना ही जब आप बेहतियाती एक ओवरलोड उसको डालेंगे तो आपका फूड पॉइजनिंग की तरफ लेकर जाएगा और अल्टीमेटली आपको ये प्रॉब्लम हैजा की आपने शिकायत सुनी होती है। आप सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग या स्टमक एसिडिटी बहुत कॉमन हो जाती है कि आपने डीप फ्राई चीजें, लेट नाइट जो है वो डाइन आउट हो रहा होता है, ये तो बहुत कॉमन ये चीजें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कोई तरतीब नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। मतलब सुबह से शुरू हुए, शेर खुरमा बना, मीठे से स्टार्ट किया, फिर लंच किस टाइम हो रहा है, टी टाइम दिन में 3-3 4-4 बार हो रहे हैं, डिनर जो है वो लेट नाइट भी पार्टीज चल रही हैं। तो वो कोई एक मतलब बेहिसाब और एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रेगुलर टाइमिंग्स पे खा रहे हैं और बिल्कुल वो जंक फूड जो होती है, हाई कैलोरिक डाइट, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपके जीआईटी, डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना वर्कलोड होता है कि वो आपको प्रॉब्लम ये करवाता है। अच्छा, एक और जो मसला है कि अभी बहुत सारे लोग रमजान से गुजरे हैं, रोजे रखे हैं, गर्मियों के रोजे रहे इस बार भी, तो कि मौसम बड़ा अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा, बट डिहाइड्रेशन के बहुत मसले मसाइल देखे क्योंकि वाटर इनटेक ऑब्वियसली रमज़ान में इतना नहीं रहता है। ख़वातीन को देखा, उनकी भी एक्नी, स्किन के मसले मसाइल, पानी नहीं पी पा रहे, और अभी भी ईद पर अगर इस्तेमाल किया तो वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की सूरत नहीं किया है। अच्छा नबिया, वैसे भी हमारा जो एक आइडियल होता है ना वो पानी का इस्तेमाल, वो 7 to 8 ग्लासेस होते हैं। आप नॉर्मली देखें कि हम 7-8 ग्लासेस नहीं पी रहे होते, आपके पूरे दिन में कुछ लोग होते हैं जो एक ही टाइम पे 2 ग्लास पी लेते हैं। अच्छा, वो भी ठीक रहता है, लेकिन ये है कि आप पूरे दिन में इसको डिवाइड कर लें कि आपके 8 से 10 ग्लास जो है वो आपने दिन में जरूर वाटर इनटेक करने हैं। अब जैसे आगे समर्स हैं तो बहुत से लोगों को स्वेटिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो समर्स में भी मैं खास तौर पे कहती हूँ कि अपनी डाइट में ऐसे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो आपको थ्रू आउट समर के पीरियड पे हाइड्रेट रखे। अच्छा समन, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमें मीठे की तलब होती है, हमें मीठे की क्रेविंग होती है। ये क्या कोई डिफिशिएंसी होती है इन बॉडी के, हमें क्रेविंग हो रही है, या वाकई इतना मीठा खा खा के केक्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स, हमारी बॉडी उस चीज़ की यूज्ड टू हो जाती है और फिर वो डिमांड करती है? बिल्कुल, और इट्स जस्ट अ गेम ऑफ माइंड कि आप जब फ्री बैठे होते हैं ना तो आपको होता है कि आप कोई मंचिंग कर लें या कोई मीठा खा लें या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको एक क्रेविंग हो रही होती है। आपको बस, आप फ्री बैठे होते हैं तो आपको एक होता है कि हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, वेरी करता है हर बंदे पे, लेकिन वो ये होता है कि एक आप फ्री बैठे हैं ना तो आपने कुछ ना कुछ खाना ही है। तो मोस्टली लोगों में ये होता है कि हमने कुछ मीठा ही खाना है या क्रेविंग है, और मीठा भी हम वो फिर वो जितनी भी आपकी पैकेज चीज़ें होती हैं, बेकरी की चीज़ें, हम उनकी तरफ जाते हैं। हम ये नहीं करते कि हम कोई फ्रेश फ्रूट जूस ले लें या फ्रेश फ्रूट खा लें, अपने मीठे की क्रेविंग को कोई हेल्दी फूड से ऑल्टरनेट कर दें, लेकिन हमने खाना होता है तो बेकरी की चीज़ें। मुझे पता है कि हम जितनी भी बातें कर लें सेहत के हवाले से कि ये हेल्दी है, वो हेल्दी है, एंड पे लोगों के वही मसले मसाइल रहने हैं कि क्रेविंग होती है और ये खाना है, वो खाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चले कोशिश कर रहे होते हैं, एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते अपना जो भी डाइटरी पैटर्न है उनका। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि दिन में कितना मीठा खाना या कितने चम्मच चीनी लेना? वैसे तो नहीं लेनी चाहिए वाइट शुगर, तो जितने भी डॉक्टर से बात हुई है वो यही कहते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं तो जितने भी वाइट हैं, जिसमें सॉल्ट हो गया,
वाइट शुगर हो गई, वाइट चावल हो गए, ये हमें स्किप करना चाहिए। बट फिर भी मिनिमम हमारी बॉडी की कितनी डिमांड है, मिनिमम हम कितने शुगर इनटेक ले सकते हैं एक दिन में? मतलब ये ऐसा होता है कि अगर आपने मीठा खाना भी है ना, तो आप व्हाइट शुगर को निकाल दें अपनी लाइफ से, आप शक्कर या गुड़, इन चीजों में चीजें आप बना सकते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है। नहीं, जितनी ये व्हाइट चीजें हैं ना, व्हाइट शुगर हो गया, व्हाइट मैदे वाली चीजें, ये प्रोसेस चीजें हैं। तो जितनी ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाएंगे वो उतने ही आपके लिए हेल्दी है, उतने ही मफीद है आपके लिए। तो आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, और उसकी ब्राउनीज बनाकर आप ले सकते हैं होममेड। जो आप 1 से 2, आपको एक क्रेविंग होती है तो आपने मीठा खाना है, तो आप उसकी एक ब्राउनी बनाकर तो आप वो ले सकते हैं दिन में, उसका कोई ऐसे वो नहीं है साइड इफेक्ट। अच्छा, जिस तरह से लोग वो कहते हैं ना कि हमें एक आइसक्रीम तो खानी ही है, या हमें आज 2 चॉकलेट्स तो खानी ही है, या घर में हलवा बने तो हलवा तो खाना ही है, तो उसकी जो क्वांटिटी है अगर हम चले उसका ही ख्याल रखें, वो तो हम मैयर कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। हाफ कप जो आप हलवा जो होता है, आप वो सूजी का हलवा जो हम हमारे घर में नॉर्मली बन रहा होता है, लेस ऑयली, लेस फैट, और प्लांट बेस्ड ऑयल में जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, सैफरन, इन ऑयल में आपने बनाना है। हमारे यहाँ ऊपर वो ऑयल का वो पूरा आयल, तो हम कहते हैं कि नहीं, तो बनाने वाले को बनाना ही नहीं आया। ये भी तो मसले मसाइल हमारे यहाँ बहुत होते हैं, बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। आप खा सब कुछ सकते हैं, बैलेंस डाइट में क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी आप मेजर कर लें, और एक बैलेंस डाइट में, और एक अपने कुकिंग मेथड्स जो हैं वो थोड़ा सा कर लें। हम इतना डीप फ्राई चीजें करते हैं, इतना पकाते हैं चीजों को, इतने डीप फ्राई चीजों की तरफ लेकर जाते हैं कि वो आपकी हेल्थ इश्यूज तो आते ही आते हैं। छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, बॉटल्स पी रहे होते हैं, पेरेंट्स भी मना नहीं कर रहे होते। कितना नुकसानदेह है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। खाने के बाद जब तक कोल्ड ड्रिंक ना ली जाए, अभी हमें तो डाइजेशन हुई नहीं है, ये तो अभी तो नान या निहारी या व्हाटएवर जो भी खाना बना है, ये तो तब तक कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो नामुकम्मल है मील। तो ये इससे एक तो छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, बॉडी को डिटॉक्स कैसे किया जाए, और जो लोग इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, बच्चों का ये होता है कि बच्चों को जब आप चाइल्डहुड में जो चीजें आप इनबॉर्न कर देते हैं ना, वही उनकी प्रॉपर पूरी थ्रू आउट लाइफ वो रहती है। तो वो कोशिश करें, क्योंकि जितनी हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप ये देखें ओबेसिटी कितनी कॉमन है बच्चों में, कितनी कॉमन हो गई है। हम पहले कहते थे बच्चों की एक्टिविटीज होती थी, गेम्स होती थी, बच्चे बाहर जाते थे, हेल्दी चीजें खाते थे, ब्रेकफास्ट कंपल्सरी होता था, लंच घर का होममेड खाना होता था। अब सब कुछ रेडी टू ईट हो गया कि डाइन आउट बाहर बच्चे खा रहे होते हैं, नॉर्मली घर का खाना खाते ही नहीं है, नॉर्मली बच्चे नहीं खाते हैं आजकल, और वो उनको बस ये होता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। और एक ये भी मिथ है कि आपने रात का खाना खा लिया तो आपने 7 अप पीनी है ऊपर से, कि वो आपके जो है वो हाजमे के लिए जो है वो। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि लोग इतना खाना खाते हैं, 2-2 नान, बिरयानियां, पुलाव, निहारियां, मटन, कबाब, बोटियां सब चट कर गए, और एंड पे मुझे ये बात इतनी इरिटेटिंग लगती है, अच्छा अब जरा ग्रीन टी ले आइएगा, अब जरा ब्लैक कॉफी ले आइएगा। भाई जो आपने 2-3 थाउज़ेंड की कैलोरीज आपने एक मील में ले ली है, उसके बाद बेचारी ग्रीन टी या कॉफी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और ये भी एक मिथ है कि आप एक जंक फूड ले रहे हैं और उसके बाद आप एक ग्रीन टी ले रहे हैं कि वो ग्रीन टी आपका वेट लॉस करवा देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाई कैलोरिक डाइट ले लिया और उसके बाद आप एक सिर्फ कहवा पी रहे हैं ग्रीन टी का, तो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा वेट लॉस में। अच्छा, जैसे कि अब फास्टिंग है, उसके कितने फ़ायदे भी हैं, हम बात भी करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने फ़ायदे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर एक हम अदर एक्सट्रीम ओपिनियन देखते हैं कि नहीं बहुत कम खाना चाहिए, आपको बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं उससे छुटकारा आप हासिल करेंगे। तो एक्चुअली दोनों बातों में से कौन सी सही है, ज़्यादा खाएं या बिल्कुल कम खाएं? ये होता है कि आपका चॉइस ऑफ फूड है ना, वो बहुत डिपेंड करता है। ये कभी भी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, एवरीथिंग, जितनी बैलेंस डाइट है ना, हमारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये आप एक अपनी कैलोरी के अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कैलोरी जरूरी है मर्दों के लिए, खवातीन के लिए दिन में? अच्छा, ये अभी वेरी करता है क्या अकॉर्डिंग टू योर हाइट और एज के साथ। ये हर पर्सन का वेरी करता है, उसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरीज को एक स्पेसिफाई कर देते हैं। उसका पूरे दिन का होता है, लेट्स सपोज अगर किसी ने वेट रिडक्शन करना है तो हम उसका जो नॉर्मल कैलोरीज आती है उसमें से 500 डिडक्ट कर देते हैं ताकि उसका वेट लॉस इजीली हो जाए। और जिन्होंने वेट गेन करना होता है उसमें जो उनकी कैलोरीज आती हैं पूरे दिन में, उसमें 500 हम ऐड ऑन कर देते हैं ताकि उनका वेट गेन हो जाए इन अ हेल्दी वे। और रही बात कि इस चीज़ की जो अभी आपने डिस्कस किया कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए, तो वो ज़्यादा ये कि आपने हेल्दी खाना है, कि आपका अपनी स्पेसिफिक टाइम पर एक हेल्दी चीज़ें खानी है, हेल्दी ऑप्शंस खाने हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अच्छा, जैसे हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी ये विंडो रख के वो सारी हेल्दी चीज़ें उस विंडो में भी खा सकते हैं, तो क्या हम अक्सर जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें कहा ही जाता है कि अब इस 8 आवर्स की या 6 आवर्स की विंडो में आई कैन ईट एनीथिंग, मतलब कि मुझे जंक भी अलाउ है, मुझे ड्रिंक्स भी अलाउ हैं,
ये बात दुरुस्त है, या अगर जब आप अपनी उस विंडो में खा रहे हो तो यू नीड टू ईट हेल्दी? बिल्कुल, अगर आपका मेन कंसर्न है कि अगर आपने वेट रिडक्शन करना है थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो जो आपकी एक विंडो सेट हो गई है उसमें आपने जंक नहीं खाना, उसमें भी आपने एक हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं आप लो कार्ब्स करके। आपने अपनी ये जंक फूड जितना है, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो वो तो आपको अल्टीमेटली आपका वेट गेन ही खाएगा। चाहे आप उसको 2 घंटे में खा रहे हैं, चाहे आप उसको 24 घंटे में खा रहे हैं, या पूरे दिन में आप किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, अगर आप खा ही अनहेल्दी चीजें। अब वो कहते हैं ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अब आप लोग हंस पड़ेंगे किसने भी हमने सियासत लिया है। एक तो होते हैं शेख रशीद टाइप लोग जो कि कोई जलसा हो, जलूस हो, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट स्पीच चल रही हो, वो भी बिरयानी का डब्बा उनको हाथ में होना चाहिए। एक ऐसे फूडी लोग होते हैं जो कुछ भी खाते हैं ना, अक्सर हम पंजाबी कहते हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है या हमें पानी भी लग जाता है। और दूसरी टाइप होती है इमरान खान को कभी अगर खाता हुआ देख ले, या उनकी जो वीडियोज अक्सर वायरल होती है, प्रॉपर देसी खाबे, लेकिन वो ही फिटनेस फ्रीक, फिटनेस करते हैं और उनकी फिजिक, उनकी एज के अकॉर्डिंगली, उनके हाइट के हिसाब से आई थिंक ही इज परफेक्ट, वो बिल्कुल है। तो अब ये कौन से लोग होते हैं, ये कि अपना अपना इनका डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है? जो लोग बहुत खाते हैं वो अक्सर हमने देखा है कि उनको नहीं लगता है उस तरह से, तो वो क्या बेटर कर रहे होते हैं? अच्छा, जब वो भी टाइप्स ऑफ बॉडी होती है। आपकी बॉडी डिफरेंट होती है हर एक की। अब एक बंदा कहता है कि मैं सारा दिन भी कुछ नहीं खाता, पानी पी लेता हूँ, लेकिन मेरा वेट गेन रहता है, मुझे लग जाता है। और एक ये होता है कि हम कुछ भी लिया तो वो बहुत ज्यादा लगता है। थैंक यू सो मच समन इश्तियाक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, हेल्थ के हवाले से बात करी थे। प्रोग्राम का टाइम यहाँ से खत्म हो चुका, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।